नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे इमैनुअल कांट, जो कि जर्मन दार्शनिक हुए हैं, उनकी दार्शनिक मान्यताओं, उन दार्शनिक मान्यताओं में उनका नैतिक पक्ष और उसकी एप्लीकेशन पर किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है और मैनेजमेंट में उसकी भूमिका क्या हो सकती है। इमैनुअल कांट के नैतिक दर्शन पर बात करने से पूर्व हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इमैनुअल कांट के जीवन को और उनके आदर्शों को, उनके जीवन दर्शन को, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन, किसी व्यक्ति की बायोग्राफी ही वास्तव में उसकी जो सोच है, उसकी समझ है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसा वो जीता है वैसे ही उसकी जो फिलॉसफी है या उसके जीवन के प्रति जो धारणा है वो डेवलप हो जाती है। नीत्शे का नाम अगर सुना हो, जो कि नास्तिक दार्शनिक थे, जर्मनी के ही। नीत्शे की जो फिलॉसफी है वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जैसा उनका जीवन रहा था वैसी ही उनकी फिलॉसफी डेवलप हो गई। तो हम कांट के बारे में बात करते हैं। जर्मनी के दार्शनिक थे। कोनिग्सबर्ग नामक जगह है जर्मनी में, कोनिग्सबर्ग यूनिवर्सिटी में ही वो अध्यापन के रूप में कार्य करते रहे। बड़ी विचित्र सी बातें उनके, एक सामान्य, बहुत ही सामान्य स्तर का जीवन इमैनुअल कांट का रहा, जो एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी का रहा है। लेकिन उस सामान्य जीवन में जो असामान्य घटनाएं उनके साथ घटित हुई, असामान्य मतलब सामान्य सी असामान्य घटनाएं, और जो असामान्य दर्शन वो जीवन के हर क्षेत्र को लेकर, चाहे फिर वो नैतिकता हो, चाहे फिर वो ज्ञान हो, चाहे फिर वो मेटाफिजिक्स का ज्ञान हो, चाहे फिर वो शिक्षा दर्शन हो, चाहे फिर वो एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र हो, किसी भी फील्ड को उन्होंने हल्के में नहीं लिया। किसी भी फील्ड को उन्होंने एक तरह से उनके विश्लेषण से बच नहीं सकी। हर क्षेत्र का दर्शन उन्होंने दिया। तो बेसिकली 3 किताबें जो प्रमुख हैं इमैनुअल कांट की: क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध बुद्धि मीमांसा; क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, व्यवहारिक बुद्धि मीमांसा; और क्रिटिक ऑफ जजमेंट यानी निर्णय मीमांसा। तो 3 किताबें, 3 पुस्तक बेसिकली। वैसे तो इमैनुअल कांट ने करीबन 30-40 से प्लस बुक्स लिखी हैं, पेपर्स भी उनके काफ़ी हैं, लेकिन ये 3 किताबें उनकी फेमस है जिनमें उनकी पूरी फिलोसफी समा जाती है। इनमें सबसे फेमस है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसमें वो मनुष्य की क्षमताओं पर बात करते हैं कि मनुष्य क्या जान सकता है और कैसे जान सकता है और उस जानने की सीमाएं क्या हैं। और एक है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जिसमें वो मोरल एनालिसिस करते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। सीधा सीधा पूछते हैं वो कि मेरा प्रश्न यही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हर समय मनुष्य का दिमाग किसी चीज़ में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और इस क्या करना चाहिए के पीछे प्रॉब्लम क्या है, इस पे वो बात करते हैं। पूरा एनालिसिस का वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनके फ़िलोसफी के फाउंडेशन के लिए, जो उनकी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, उसकी मुख्य विषय वस्तु पे बात कर लेता हूँ, ताकि उससे प्रैक्टिकल रीजन किस तरह से डेवलप होता है उस पर बात की जा सके। बुद्धि जो है, जिसे रीज़न बोला गया है फ़िलोसफी में, रीज़न, तो बुद्धि जो है यानी प्रज्ञा, वो चीज़ है जो कि हमें ट्रांसेंडेंटली मिली हुई है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है उसके अंदर कुछ विशेषताएं उसके साथ जन्म लेती हैं, जिनमें कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं उसके जीवन दर्शन के, जैसे आँख और देखने की शक्ति। वो व्यक्ति कोई समाज से या दुनिया में आने के बाद डेवलप नहीं करता है। देखना क्या है ये उसकी जो थिंकिंग है ये डेवलप करता है, लेकिन देखने की शक्ति वो जन्म से अपने साथ लेके आता है। सिमिलरली बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही अपने साथ लेके आता है। कांट बुद्धि के 2 भाग करते हैं, स्पेक्युलेटिव रीजन एंड प्योर रीजन, यानी कि तर्क बुद्धि और शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि वो है जिसमें अभी तक कोई भी प्रिंसिपल डेवलप नहीं हुआ है, वो प्योर है जैसी जन्म के समय थी, और वो क्या अपने साथ लेके आती है, वो शुद्ध बुद्धि के कंटेंट्स हो जाएंगे। लेकिन तर्क बुद्धि वो होती है जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य डेवलप करता है, अपने अंदर विकसित करता है। ठीक, अब तर्क बुद्धि यानी स्पेक्युलेटिव रीजन पे पूरे के पूरे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन डिपेंड कर रहा है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन यानी शुद्ध बुद्धि मीमांसा में देकार्ते सर्वप्रथम ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान किस प्रकार होता है, ज्ञान कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, और ज्ञान किन किन माध्यमों से होता है, इस पे ही वो बात करते हैं। आपने अगर दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी तो समझते होंगे कि उन्होंने
किस प्रकार से कांट ने जो प्रॉब्लम चली आ रही थी बुद्धिवाद की और अनुभववाद की, जो एम्पिरिसिज्म की और रेशनलिज्म की जो प्रॉब्लम थी, उसको किस तरह से उन दोनों को सिंथेसाइज करके उन्होंने एक नई विधा नई चीज़ दी, क्रिटिसिज्म, फिलोसफी ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें उन दोनों के झगड़े को उन्होंने सदा के लिए समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा योगदान दर्शन के क्षेत्र में ये कांट का था, क्योंकि वो झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा था। दसों फिलोसोफर उसके पीछे अपने आप को लगा चुके थे, बट वो जो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म ही होके नहीं दे रहा था, लेकिन कांट ने उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया। तो किस प्रकार से वो ख़त्म किया वो एक अलग फिलोसफी है, हम बेसिक बात करते हैं उस पर। तो 3 फैकल्टी की बात करते हैं स्पेकुलेटिव रीज़न के अंतर्गत, यानी कि जो हमारी तर्क बुद्धि है उसके अंतर्गत 3 फैकल्टीज़ हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं किसी भी ज्ञान के डेवलप होने में, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो उनमें सबसे पहले फैकल्टी है वो सेंसिबिलिटी, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन, यानी ज्ञानेंद्रियाँ। हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो कि शरीर, जो कि बॉडी के विद इन बॉडी हमारे पास हैं, वो पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हमें बाह्य जो जगत है उसका डाटा देती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपने वीडियो देखे हैं या आप दार्शनिक हो तो आप ये समझ सकते हो कि हमें केवल और केवल डेटा मिलता है। उसको ज्ञान हम लोग ज्ञान के रूप में, हमें कोई भी वस्तु का जो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में नहीं मिलता, बल्कि डेटा के रूप में मिलता है, गुणों के रूप में मिलता है। और गुण क्या होते हैं? किसी भी वस्तु का रंग, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसका जो साउंड है वो, और उसके जो आकार है वो सब चीज़ें क्या हैं? वो उसके गुण हैं। वो गुण हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से मिलती हैं, और वो इंद्रियां वो सारे गुणों को संगठित करके अंदर पकड़ा देती हैं। किसको पकड़ाती हैं? मन को पकड़ाएं या बुद्धि को पकड़ाएं, और फिर उसका एनालिसिस करके बुद्धि बताती है कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल है, पूरी तरह से सत्य है। तो हम किस चीज़ के प्रति जो है संवेदित होते हैं, हमारी संवेदना हमें क्या देती है, संवेदना बोल सकते हैं हम। ये संवेदना शक्ति है ज्ञानेंद्रिय, सेंसिबिलिटी। तो जब हम सेंसेशन लेते हैं तो 3 फैकल्टी की 3 स्तर पे ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस कांट इसका करते हैं नॉलेज का। 3 स्तर पे कैसे चलती है? पहले स्तर पे हमें ज्ञानेंद्रियों से डेटा मिलता है, गुण मिलते हैं। जैसे हम किसी संतरा को लें तो संतरा का रंग, संतरा का आकार, उसका उसकी तीखी खुशबू, उसका मीठा तीखा टेस्ट, ये चारों पांचों चीज़ें हमें अलग अलग इंद्रियों से मिली। तो क्या हमें जीभ मात्र से संतरा मिल गया, या आँख मात्र से संतरा मिल गया, या नाक मात्र से संतरा मिल गया? नहीं, इन तीनों से हमें संतरा के भिन्न भिन्न गुण मिले। इन भिन्न भिन्न गुणों को ज्ञानेंद्रिय जो है अपने साथ लेके फिर यहाँ पे कांट एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है टाइम और स्पेस, जिसे वो फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं। ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये कोई फैकल्टी नहीं है, ये बुद्धि आकार हैं। ठीक, ये क्या करते हैं कि उन चीज़ों को आकार देते हैं और आकार दे के आगे पकड़ाते हैं। किसको? दूसरी फैकल्टी को, जिसे उन्होंने बोला है दूसरी इमेजिनेशन, यानी फैकल्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या करती है कि जिसमें स्मृति होती है हमारी, उस स्मृति के साथ हमारी जो मेमोरी है, उस मेमोरी में जो डेटा है उसके साथ उस डेटा का मैच करके उसे फेनोमेना में समझने का प्रयास करता है, उसमें जोड़ घटा करते हैं कि उस तरह किस तरह से ये डेटा डिफरेंट है, किस तरह से ये डेटा नया है या पुराना है, किस तरह से डेटा क्या है। वो सारा काम फैकल्टी ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि इमेजिनेशन का है। तो वो डेटा जब इमेजिनेशन तक पहुंचता है तो स्पेस एंड टाइम में जो उसे ऑर्डर मिला है, कोई घटना पहले घटी है, कोई घटना बाद में घटी है, इन उस जिस रूप में घटी है उसी रूप में घटना आगे पकड़ाई जाती है, और उसी रूप में घटना संकल्पना शक्ति रिप्रोडक्ट करके आगे दे देती है, उसके साथ मैचिंग करके। फिर जो डाटा है वो हमारी विचार शक्ति यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग में जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी है, जिसे कि कांट ने थिंकिंग फैकल्टी कहा है। ये वो फैकल्टी है जो सोचती है, सोचने का काम करती है। ठीक, जैसे कि आपने, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि कोई चीज़ का निर्माण करना है, आपने घर बनाना है, तो एक बंदे का काम हुआ कि वो उसका जो रॉ मटेरियल है, रोड़ी बजरी मिट्टी, वो लेके आया। एक बंदे का काम है उसके लिए जो औजार यूज होने वो औजार लेके आया। एक बंदे का काम है जो छत में लगना है वो लेके आया। एक बंदा मैप बना के लाया। सब अलग अलग काम करके लेके आए, और ला के जो मेसन है, जो मिस्त्री है, उसको पकड़ाया। अब वो मेसन मेन चीज़ है जो उसे सोचना है कि उस किस तरह से उसे यूज़ करता है। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, जो सोचती है, विचार करने वाली जो फैकल्टी है वो अंडरस्टैंडिंग है, विचार शक्ति। अंडरस्टैंडिंग के पास जब ये सारा डाटा जाता है तो अंडरस्टैंडिंग इस पर सोचती है। सोचती किस माध्यम से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचती जो है अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी कैटेगरीज के माध्यम से सोचती है। कांट ने 12 कैटेगरी बताई हैं। हम जब भी सोचते हैं विद इन दोज कैटेगरीज ही सोचते हैं। हम संख्या में सोचते हैं, हम विशेष उसके गुणों में सोचते हैं, हम उसके प्रकार में सोचते हैं, हम रिलेशन में सोचते हैं, क्या संबंध है एक का दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार हम
इनसे बाहर सोच ही नहीं सकते। ये बहुत थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट है जो यहाँ पे इस पर समय थोड़ा ज़्यादा व्यतीत करना ठीक नहीं होगा। तो ये 3 फैकल्टी है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान ये लास्ट में सारा कुछ स्टोर करके सोच समझ के जो है पकड़ा दिया जाता है लास्ट में, यूनिटी ऑफ अ परसेप्शन, यानी प्रदत्तों का एकत्व। इसको कांट ने बोला आई, मैं, ईगो। मैं वो हूँ जो कि इस सारे का दृश्य करता हूँ। मैं इस सारे का जो मेरा जो अंदर का मैं है वो ही तो है। शुरू जहाँ से डेटा शुरू हो जाता है इमीडिएट परसेप्शन से, वहाँ से लेके एंड तक जो भी कुछ है वो सारे प्रदत्त जो हैं उन सबको मैं जोड़ के एक घटना के रूप में मैं देखता हूँ, तब मुझे ज्ञान होता है। क्योंकि किसी वस्तु का ज्ञान हो जाना ज्ञान नहीं है, संतरा भर का ज्ञान हो जाना ज्ञान नहीं है। हमें उसके साथ ये ज्ञान होता है कि संतरा खाने की चीज़ है और ये खट्टी होती है और ये इस पेड़ पे लगती है, वो सारा ज्ञान हमें होता है। और वो सारा ज्ञान किस माध्यम से होता है? बिकॉज आई, मैं, जो मैं सोचने वाला हूँ, मैं एक यूनिटी हूँ इन सब प्रदत्तों का, जो अलग अलग मिल रहा है मुझे दिन बाय दिन, डे बाय डे, वीक बाय वीक। तो वो उसके कारण मैं सब कुछ एक यूनिटी के रूप में देखता हूँ। तो ये तीसरी फैकल्टी है। तो ये जो चीज़ें हैं इस माध्यम से हमें ज्ञान होता है। आज का विषय ये नहीं है, आज का विषय मॉरल फिलोसफी है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो मॉरल फिलोसफी, तो ये जो क्यों मैंने बताया है, स्पेकुलेटिव रीजन का ये एरिया है। अब इसके अलावा जो दूसरा रीजन हमें बचा है हमारे पास, वो बचा है प्योर रीजन, जिस पे इस स्पेकुलेटिव रीजन का जोर नहीं चलता। और वो प्योर रीजन में ये जो जितना भी है इसका एक मैकेनिज्म फिक्स है। आप संतरा को जब भी सूंघेंगे आपको उसी खुशबू को सूंघना पड़ेगा, जब भी टेस्ट लेंगे उसी टेस्ट को लेना पड़ेगा। आप में ये फ्रीडम नहीं है कि आप उस टेस्ट को बदल के ले लें, नहीं है। ये फ्रीडम आपकी जो है मॉरल एक्शंस पे है, ना कि आपकी इस मैकेनिज्म पे है। ठीक, तो अब हम मॉरल एक्शंस पे बात करते हैं। तो कांट की जो मॉरल फिलोसफी है वो बेसिकली गुड विल की फिलोसफी है, शुभ संकल्प। कांट मानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ शुभ नहीं मानी जा सकती, एब्सोल्युटली गुड नहीं मानी जा सकती। अगर कोई चीज़ अपने आप में गुड यानी शुभ मानी जा सकती है तो वो केवल शुभ संकल्प ही माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल संकल्प पे है। ऐसा क्यों है कि मनुष्य का अधिकार केवल संकल्प पे है? ऐसा नहीं है कि मनुष्य का अधिकार केवल संकल्प पे है, लेकिन उस मनुष्य का अधिकार उसकी इच्छाओं पे भी है, मनुष्य का अधिकार उसकी भावनाओं पे भी है, उसके मोटिवेशंस पे भी है, बहुत सी चीज़ों पे अधिकार है। उनके माध्यम से भी तो वो कर सकता है कुछ, लेकिन वो शुभ नहीं माने जा सकते। वो शुभ इसलिए नहीं माने जा सकते क्योंकि वो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में होते हैं, वो किसी न किसी के सापेक्ष होते हैं, रिलेटिविटी में सोचे जाते हैं। वो उनसे रिलेटिव होता है क्योंकि हम अपने स्वार्थ में होती है हमारी संभावनाएं, या दुनिया के स्वार्थ में होती है, या परार्थ में होती है, किसी भी रूप में होती है, लेकिन वो संवेदनाएं होती हैं सारी की सारी किसी न किसी रिलेशन में, निरपेक्ष रूप से नहीं होती। मनुष्य तभी अच्छा कर्म करता है जब वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ अच्छा हो। अगर उसे पता लगे कि सारी दुनिया में सब उसे मारने वाले बैठे हैं तो वो भी किसी की भलाई नहीं करेगा। भलाई इसीलिए की जाती है ह्यूमन के द्वारा। तो ये सब का किस, उसे भी पता है कि कोई कहीं किसी की भलाई करे तो कोई ना कोई मेरी भलाई भी करेगा। दैट्स द पॉइंट। ये सब के सब रिलेशन में हैं। तो अतः हम जो नैतिक कर्म करते हैं, जो संकल्प हम लेते हैं, वो सब का सब हम किसी न किसी सापेक्षता में लेते हैं। तो सब ऐसा क्या है जो कि अपने आप में शुभ हो? तो अपने आप में शुभ वो होगा जो किसी सापेक्षता में ना होकर निरपेक्षता में होगा। यानी कि जब भी आप कोई कर्म करोगे तो आप किसी वस्तु, किसी विषय के लगाव के बारे में, या उससे शत्रुता के बारे में, या उससे डिटैच होने के बारे में, या अटैच होने के बारे में बिना सोचे वो कर्म करोगे। दैट इज़ द शुभ संकल्प। तो कांट ने उसे गुडविल बोला है। आपके अंदर गुडविल है, वो गुडविल तभी गुड होगी जब वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि अपने आप में गुड है। दैट इज़ द एब्सोल्यूट गुड। तो एब्सोल्यूट गुड से क्या निकलता है, किसे हम कहें? चलो ठीक है, हमने मान लिया भाई गुड क्या है। हमेशा पूछते हैं कि भाई शुभ क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो कांट के अनुसार जैसे मोर ने शुभ को अपने आप में शुभ एक अपने आप में एक चीज़ मान लिया है कि शुभ कोई सुख शुभ नहीं है, ऐसा नहीं है। शुभ शुभ है, शुभ अपने आप में है जो भी कुछ है। तो कांट ने संकल्प को शुभ माना है। संकल्प को इसलिए शुभ माना है कि हमारे पास संकल्प करने की शक्ति है, जो एक ही चीज़ है जो प्योर रीजन से हमें पूरी तरह से डोमिनेट होती है, और प्योर रीजन से जो हमें प्रूव करती है अपने आप को, दैट इज़ संकल्प। संकल्प का मतलब इच्छा। वो इच्छा नहीं जो तुच्छ तरह की इच्छा है। इच्छा मतलब मेरी विल, और विल क्या प्रूव करती है? मेरी फ्रीडम प्रूव करती है कि मुझे कर्म करने की इच्छा है, और ये इच्छा तब है जब मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता है, अतः मैं कर्म कर सकता हूँ। ठीक, सबसे पहले विचार आता है मुझे करना चाहिए, फिर विचार आता है मैं कर सकता हूँ, और फिर मैं करता हूँ। अगर मेरे अंदर विचार शक्ति ही नहीं आती कि मैं करना चाहिए तो फिर कैसे होगा? ठीक,
तो चलो आगे बात करते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य। तो इससे जो शुभ संकल्प से सिद्धांत निकलता है कि हम किसे शुभ माने, कौन से कर्म को शुभ माने, तो कांट ने सीधा सीधा जो भारतीय दर्शन में भगवत गीता में जो सिद्धांत है निष्काम भाव कर्म का, वही सिद्धांत ऐसा का ऐसा कांट का है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। प्रॉब्लम ऑफ इज एंड ओट, लेट मी क्लैरिफाई यू फर्स्ट, जो इज और ओट की क्या प्रॉब्लम है। इज और ओट का झगड़ा जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है, और इज ओट का झगड़ा बेसिकली इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन के पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ विल है। होता क्या है कि इज मतलब हमारे पास उपलब्धता क्या है क्या वास्तविकता, सच्चाई क्या है, और ओट मतलब हमें करना क्या चाहिए, ठीक, हमें चाहिए क्या, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक परिवार में 10 सदस्य हैं, एक पिता है कमाने वाला है, उसका महीने की सैलरी 10,000 रुपये है, और इस महीने तक चल रहा था। इस महीने क्या हो गया कि बच्चे पास हो गए, नया एडमिशन हो गए, उनकी किताबें आने, उनके बैग आने हैं, तो वो भी लाना है, राशन भी लाना है नया, और पिताजी का चश्मा टूट गया है तो वो भी बनवाना है। तो वो क्या करेगा बेचारा, ही हैज़ ओनली 10,000, व्हाट शुड ही डू विद दिस 10,000, उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो मैनेज करे। तो वहाँ पर वो प्राथमिकता देखता है। इज़ क्या है 10,000, शुड क्या है यानी ओट क्या है, उस 10,000 में बैग भी लाना है, चश्मा भी लाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, नाच भी लाना है, राशन भी लाना है। तो जो ओट है वो सब ने मांग, सारे बच्चों ने मांग खड़े हुए, भाई मांग खड़ा हुआ, पिताजी को कह रहा है कि चश्मा, माँ मांग खड़ी हुई, पत्नी मांग खड़ी हुई, सब मांग खड़े हो गए 10,000 में। अब उसने देखा जो सबने मांगा है वो तो 20,000 है। इज़ क्या है 10,000, डिमांड क्या है 20,000, तो कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी इज से ओट। ये इज और ओट का झगड़ा है। बेसिकली हमारे समाज में हम ओट पे ध्यान देते हैं, इज पे ध्यान देते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये सुविधा करनी चाहिए, ये सुविधा करनी चाहिए, ये सुविधा करनी चाहिए। हम ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज क्या है। या किसी से भी हम कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए और आपकी ड्यूटी है, आप ये करके दीजिए। लेट वी थिंक उसके पास इज क्या है। आप ओट की मांग तो कर रहे हो, ठीक, तो ओट हमेशा इज से रिलेटिव है। ओट कोई नई चीज़ नहीं है जो इज से बाहर से निकल के आ जाएगी, आपको इज में से ही निकालना है जो कुछ निकालना है। सो प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास जो 10,000 है उसे में मैनेज करना है। अब कुछ चीज़ें डिनाई की जाएंगी, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी, और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी में पूरा किया जाएगा, और कुछ चीज़ों को अगले महीने के लिए छोड़ा जाएगा। दिस इज़ द सॉल्यूशन। आप कोई नाराज़ हो तो बेशक हो। तो ये इज़ और ओट का झगड़ा रहा है जो सदा से रहा है। अब कर्तव्य के ये झगड़ा सबसे ज़्यादा मॉरल फिलोसफी में आ जाता है, ठीक, मॉरल फिलोसफी में आ जाता है। आप ड्यूटी जा रहे हो, आपको रास्ते पे बंदा जख्मी घायल पड़ा हुआ मिला है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाए या बॉस को जाके मनाएं, पहले बॉस को जाके प्रेजेंट करके आए अपने आप को। अब उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे तो भाई वो मर सकता है बेचारा, ठीक, और अगर हॉस्पिटल वहाँ नहीं जाओगे तो वो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, आपके एक दिन की ऐसी हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये मोरल जो है वो दोनों तरफ उसका माइंड चल रहा है। व्हाट शुड आई डू, व्हाट ought आई टू डू, व्हाट ought टू डू। तो उसको क्या करता है कि वो उसे या तो हॉस्पिटल पहुंचाएगा या उसे वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। ये डिसीजन किस आधार पर लें, ये इज आउट का झगड़ा है कि परिस्थिति ये है कि मैं नहीं ले जा सकता इसे हॉस्पिटल क्योंकि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, और ओट ये कह रहा है कि नहीं इसे हॉस्पिटल पहुँचाओ। कैसे डिसीजन लें। इसके लिए कांट जो लेके आते हैं वो लेके आते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। आप क्या हो, आपके शुभ संकल्प जो बुद्धि आपको आदेश के रूप में देती है वो क्या कहता है उस समय, ठीक है। तो उस समय अगर आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आप इस बिल्कुल भी इस इच्छा से प्रेरित होकर कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाऊंगा तो कल को मेरी ऐसी हालत हो जाएगी तो मुझे कौन पहुंचाएगा, अगर आप इस इच्छा से प्रेरित होकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो वो नैतिक रूप से प्रशंसनीय नहीं है, वो अनुमोदित नहीं है नैतिक रूप से। वो कहते हैं कि ये हो सकता है समाज के द्वारा आपको बहुत उसमें वो मिल जाए, फेम मिल जाए, लेकिन ये सापेक्ष है क्योंकि आपने कोई इच्छा, कोई भावना से प्रेरित होकर वो कर्म किया है, ठीक। क्योंकि फिर अगले बार ऐसा होगा कि आपको लगा फिर एक और मिल गया तो आप शायद उसे नहीं पहुंचाओ, समस्या हो जाएगी। तो आप जब भी एक बार कर रहे हो, एक बार नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आ रही है, तो वो सापेक्ष है। लेकिन अगर आपने वो ड्यूटी से प्रेरित होकर किया है कि अबव ऑल माई फर्स्ट ड्यूटी ऑफ टू सेव दिस मैन, टू गेट हिम टू द हॉस्पिटल, दिस इज़ माई फर्स्ट ड्यूटी, दिस इज़ द प्रायोरिटी। तो जब मैं ये सोच के कोई कर्म करता हूँ तो मेरे सामने ये समस्या खड़ी नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे मैंने ड्यूटी को लिया और ये बिल्कुल भी इस सेंस में नहीं लिया है कि इसके बदले मुझे कुछ फल मिलेगा।
ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्म केवल कर्म के लिए, किसी और उद्देश्य, किसी और चीज़ के सापेक्ष नहीं, कि कर्म केवल कर्म के सापेक्ष, ठीक। तो वहाँ पे वो अगर उसे पहुँचा देता, अपनी ड्यूटी फॉलो करता है, तो वो है जो मॉरली हम जिसे कह सकते हैं दिस शुड बी अप्रिशिएट, मॉरली अप्रिशिएबल है वो, अदरवाइज वो नहीं है। तो ये उसका ड्यूटी फॉर ड्यूटी से है, जो सिमिलर टू गीता का निष्काम भाव है कि अर्जुन को जब कृष्ण कहते हैं कि उठा और चला, तू यहाँ पे उलझन में इसलिए उलझा हुआ है कि तू तेरे रिश्तेदारों को कैसे मारे, बट तेरी ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी किससे डिसाइड होती है, व्हाट इज योर प्रोफेशन एट प्रेजेंट यू आर ए वॉरियर, बीइंग ए वॉरियर यू शुड फाइट, यू आर इन द वॉर, आप युद्ध के मैदान में खड़े हो और आप एक योद्धा हो, और योद्धा होते हुए युद्ध के मैदान में खड़े हो कि आप उलझन में पड़े हो कि मैं क्या करूं, एट प्रेजेंट आपको वॉर करना है भाई, क्योंकि आप योद्धा हो, आपका कर्म है। तो उसमें आप जब इमोशंस में आके अपने रिश्तेदारों को घर सामने देख के आप धनुष और बाण फेंक दे रहे हो, तो वो आप सापेक्ष रूप में कर रहे हो, वो अनुमोदित नहीं है, वो नैतिक रूप से प्रशंसनीय नहीं है, वो नैतिक रूप से ना उसको जायज़ ठहराया जा सकता है। तीर उठाओ चलाओ, या आप ड्यूटी कर रहे हो, तो ये जब आप करोगे तो आप हर स्थिति में करोगे, दैट इज कांट टॉक्स अबाउट कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से। थर्ड टाइप ऑफ एक्शन देखो, यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म हो सकते हैं जिनको कांट ने एक्सप्लेन किया है। वो 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, इमीडिएट डिज़ायर्स, सेल्फ मोटिवेशन, ड्यूटी, ये 3 प्रकार से कर्म किए जा सकते हैं। इमीडिएट डिज़ायर्स यानी कि आपकी जो तात्कालिक इच्छाएं होती हैं उनके माध्यम से जो कोई कर्म होता है तो उसको इमीडिएट डिज़ायर बोलते हैं। जैसे आप तात्कालिक इच्छा के माध्यम से किसी सुख को लेकर, किसी तुरंत प्रभाव के स्वार्थ को लेकर कोई कर्म करते हो, जैसे आपको मीठा खाने का मन है, आपने उठाया मीठा खा लिया, वो कुछ लिया, तो ये सब मीठा खाने का मन है तो ये किया आपने, कोई नैतिक कर्म भी किया तो आपने इमीडिएट डिज़ायर से प्रेरित होकर के, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो आप बदले में ये कह रहे हो कि ठीक है यार मैं तेरी हेल्प कर लूँ, लेकिन शाम को मुझे ये चीज़ तू देगा। दिस इज़ गिव एंड टेक। तो जो भी गिव एंड टेक की सेंस में होती है, दोज आर द इमीडिएट डिज़ायर्स और दोज आर द सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप के फ़ायदे के लिए, अपने आप के किसी काम के लिए, अपने आप के किसी सुख के लिए बदले में गिव एंड टेक कर रहे हो, तो वो गिव एंड टेक और इमीडिएट डिज़ायर से प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं वो किसी भी तरह से मॉरली अप्रिशिएबल नहीं होते हैं। व्हाट आर मॉरली अप्रिशिएबल? मॉरली अप्रिशिएबल आर ड्यूटीज़ विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ड्यूटीज़ जो होती हैं वो मॉरली एक्सप्रेसिबल होती है। इमीडिएट डिज़ायर्स इंस्टिंक्ट बाय नेचर लाइक ए शॉपकीपर सेल फॉर हिज प्रॉफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकानदार, उसकी ड्यूटी क्या है, वो दुकानदार है, हम ड्यूटी को इस सेंस में कहते नहीं लेंगे, वो दुकानदार है और वो दुकान पर सामान बेचता है, लाभ कमाने के लिए बेचता है, तो वो कहे कि नहीं मैं तो दुकानदार हूँ, मेरा तो काम है, मैं तो लाभ कमाने के लिए बेचूँगा, तो मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मुझे बुरा नहीं कह सकते। उससे कांट ने ड्यूटी नहीं माना है। कांट ने सीधा सीधा बोला है कि ये उसकी डिज़ायर से प्रेरित है, उसके अपने स्वार्थ से प्रेरित है, तो ये ड्यूटी नहीं कही जा सकती। ड्यूटी जिसमें अपना कोई स्वार्थ प्रोफेशनली भी न आए, ठीक है। जैसे फॉर बीइंग ए शॉपकीपर, आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसी रेट में सामान बेच रहे हो जिस रेट में आप हमेशा बेचते आए हो, तो उसमें आप अपनी ड्यूटी देख रहे हो, वहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हो। दैट इज़ अ ड्यूटी। नॉर्मल कंडीशंस में ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सामान्य जीवन जीते हैं गिव एंड टेक का, ड्यूटीज़ की ज़रूरत पर्टिकुलर कंडीशन में पड़ती है। द एक्ट विच आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ वेलफेयर, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ अफेक्शन के लिए, दया से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर, मित्रता से प्रेरित होकर, सम्मान से प्रेरित होकर, सम्मान कमाने या देने के से प्रेरित होकर जो भी कर्म करते हो वो सब की सब ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी मीन्स विच इज़ नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। ड्यूटी का मतलब है जो कि परिणाम सापेक्ष नहीं है। सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी न किसी उद्देश्य, फल की प्राप्ति से, इच्छा से जो कर्म करते हो वो कतई भी ड्यूटी नहीं किया जा सकता। ड्यूटी सिर्फ वही कही जा सकती है जो आप फल की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं करते हो, जिसका कोई परिणाम आप उम्मीद नहीं करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, दैट इज़ द ड्यूटी। तो बात करते हैं निरपेक्ष आदेश की, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। जो कांट ने क्या कहा, ये थी 3 टाइप के जो एक्शंस हैं, उसके बाद कांट बात करते हैं निरपेक्ष आदेश की, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स। यानी कि उन्होंने क्या माना है ड्यूटी को? उन्होंने ड्यूटी को माना है कि ये जो ड्यूटी होती हैं ये हमारी बुद्धि से एब्सोल्यूट यानी कैटेगरिकली इम्पेरेटिव होते हैं, हमें कमांड की तरह से मिलते हैं। हमारी बुद्धि शुद्ध रूप से हमें कमांड की तरह से देती है, इसमें कोई भी सेल्फ नहीं होता। यानी कि कोई भी कर्म में मैं फंसा हुआ हूँ तो मेरी बुद्धि जो मुझे उस समय में तुरंत कहती है
आदेश की तरह से कहती है, दैट इज़ ड्यूटी। मैं रोड पे खड़ा हूँ, मुझे ऑफिस पहुँचना है, बॉस की डांट खाने से बचना है, सामने हॉस्पिटल एक घायल व्यक्ति पड़ा है, तो उस वक्त तुरंत मेरी बुद्धि जो है, जिसे कहते हैं अंतप्रज्ञा भी आप बोल सकते हो, एकदम से मेरी बुद्धि ने मुझे आदेश दिया कि कुछ नहीं, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 20 मतलब कि जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो कहीं ना कहते हैं आत्मा की आवाज़, दैट इज़ द, उसे कांट ने कहा है निरपेक्ष आदेश, वो आती है अंदर से, वो प्योर रीज़न से निकल के आती है, शुद्ध बुद्धि से निकल के आती है, वो हमें रोकती है कुछ भी कर्म करने से। लेकिन कई बार हम रुकते हैं, कई बार नहीं रुकते हैं। तो जब हम उसके हमेशा मानते हैं तो हमेशा हम उस ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, उन कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के जो इम्पेरेटिव्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स होते हैं, यानी सापेक्ष आदेश। वो किसी न किसी रिजल्ट से, किसी न किसी परिणाम से, किसी न किसी भावना से, दुख से, चिंता से प्रेरित होते हैं कि इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसका बुरा परिणाम होगा, या इस तरह से जो प्रेरित होते हैं, अच्छा परिणाम होगा इसलिए करता हूँ, या बुरा परिणाम होगा इसलिए नहीं करता हूँ, इससे प्रेरित जो होते हैं वो सापेक्ष आदेश होते हैं। वो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स होते हैं, वो फॉलो करने के लिए कांट ने मना किया है, वो ड्यूटी नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं मुख्य नैतिक नियम, जो कांट के मॉरल लॉज हैं, वो कौन कौन से, उन पर बात करते हैं। तो कांट ने बेसिकली 4 मॉरल लॉज की बात की है, जिनमें वो कहते हैं कि सार्वभौमिकता का नियम सबसे पहला मॉरल लॉ है। वो सीधा सीधा कहते हैं, डू व्हाट यू कैन डू इन ऑल कंडीशंस। हमेशा कर्म को ये सोच के करो कि मैं हर स्थिति में वही कर्म करूँगा, यानी कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म को आप सार्वभौमिक कर सकें। जैसे कि एक क्लर्क जो होता है और उसका छोटे भाई का कोई काम है और वो उसे कर रहा है, दूसरे जो काम 1 महीने से लटके हैं उनको भी लटका के वो काम पहले कर रहा है कि मेरे छोटे भाई का काम है मैं पहले करता हूँ, तो क्या हर कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है? और सबको यही करना चाहिए? यानी कि हर एक ऑफिसर्स को, हर एक क्लर्क को पहले अपने छोटे भाई का काम करना चाहिए, बाद में दूसरे का करना चाहिए। अगर आपका कोई काम कहीं फंसा पड़ा है, आपके माँ बाप का या आपका कई दिनों से, और वो इतने दिनों से अपने ही काम इसी तरह से निपटाया जा रहा है, तो आपको भी गुस्सा आएगा ऑब्वियसली। तो सामने वाले के काम जो आप पेंडिंग करके उस अपने छोटे भाई का काम कर रहे हो, तो आपको भी अपने आप पे सोचना चाहिए कि मैं इसे सार्वभौमिक कर दूं, क्या सबको ऐसा करना चाहिए? तो हम खुद से कहेंगे कि नहीं, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप करो और सबको नहीं करना चाहिए। कांट यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, उस कर्म को करने से पहले उसकी सार्वभौमिकता देखो, क्या सबको ऐसा करना चाहिए? और आपका अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उस कर्म को डिनाई कर दो। ठीक, फिर आप वो कर्म करो जिसमें एकदम से कहे कि हाँ सबको ऐसा करना चाहिए, तब वो कर्म जो है सार्वभौमिक होगा। तो ये एक नियम है कर्म की नैतिकता को देखने का। जैसे जो पहले फाइल आई है वो पहले निपटाओगे, जो ज़्यादा दुखी है, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले आप देखोगे। तो जब आप इस तरह से कर्म करते हो तो ये वो कर्म है जिसका आप डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ ये सबको करना चाहिए, दिस इज़ द मॉरल ड्यूटी। तो ये नियम है किसी भी मॉरल ड्यूटी को देखने का। दूसरा नियम उसने बताया मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, यानी कि ऑल ह्यूमन आर एंड्स इन देमसेल्व्स, यानी कि इसे बोला है द ह्यूमिलिटी फॉर्मूला, इसे बोल सकते हैं। तो उसने कहा है कि जो मनुष्यता है, जो हर व्यक्ति जो है, उसको हम अपने साधन के रूप में उपयोग करते हैं आम जीवन में, कि इससे मेरा ये काम निकल जाए, इससे मेरा ये काम निकल जाए। लेकिन बेसिकली ऐसा गलत है, बिकॉज़ हम हर मनुष्य को अगर अपने साधन के रूप में उपयोग करें तो हम भी किसी न किसी के साधन के रूप में उपयोग होंगे। तो फिर सब मनुष्य एक दूसरे के लिए साधन हैं, और फिर सब मनुष्य स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, कंजूस होंगे, या जो भी है बिल्कुल इमोरल हो जाएंगे, वो बिल्कुल अनैतिक हो जाएंगे, नैतिक नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाए? हर मनुष्य को साध्य मानना चाहिए। हमें मनुष्य को साधन नहीं मानना चाहिए, मनुष्य को हमें साध्य मानना चाहिए। और जब हम मनुष्य को साधन मानेंगे तो सामान्य रूप में मनुष्यता हमारे लिए साध्य हो जाएगी। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का हम इसलिए उपयोग न करें साधन मान करके उससे मुझे कुछ और अचीव करना है, बल्कि हम उस व्यक्ति को इस तरह से उपयोग करें कि ये व्यक्ति ही मेरा साध्य है, मनुष्यता मेरा साध्य है, यानी ये व्यक्ति मेरा साध्य है, ये मनुष्य मेरा साध्य है। तो जो भी मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसको साधन समझ रहा हूँ कहीं पहुँचने का, बल्कि मैं सिर्फ इसी तक पहुँचना चाह रहा हूँ। और इसे सब कुछ, इसका तरीका क्या है, कैसे करें, सब कुछ उसे बता के करो, सच सब कुछ उसे स्पष्ट करके कि भाई ये है, आम जीवन में कैसे उपयोग करें, भाई ये कंडीशंस हैं, और मैं तुम्हारी मुझे ऐसे ऐसे ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरी सहायता करो। तो वहाँ पे वो व्यक्ति जो होता है आपका साधन नहीं बनता है,
बिकॉज बेशक साधन की तरह उपयोग होगा, लेकिन उस व्यक्ति को सब पता है तो वहाँ पे वो सार्वभौमिक हो जा रहा है, तो आपके साथ वो आपके जैसा ही हो जा रहा है, तो वहाँ पे वो साध्य है, साधन नहीं है। तो किसी भी मनुष्य को साध्य मानो, और जब आप साध्य मानोगे तो आप कोई भी गलत काम किसी मनुष्य के साथ नहीं कर पाओगे। तीसरा नियम जो है स्वाधीनता का नियम, द ऑटोनॉमी फॉर्मूला। डोंट डू इन अफेक्शंस ऑफ सम एब्सोल्यूट पावर बट यू आर फ्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन। ये द ऑटोनॉमी फार्मूला क्या कहता है कि आप हमेशा ये सोच के काम करते हो कि ये नियम तो किसी और ने बनाए हैं और उस नियम के अनुसार मुझे फॉलो करना ही करना है। यानी आप परम शक्ति को ऊपर रख लेते हो, अपने उस परम शक्ति के ऊपर थोप के आप कोई काम करते हो कि नहीं, अपने आप को आप इन नियमों का, मॉरल रूल्स का निर्माता मानो, मानना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है आपके पास, बिकॉज मॉरलिटी में फ्रीडम है। अगर मॉरल नियम ऊपर से किसी ने बना के भेजे होते तो आप कभी भी झूठ नहीं बोल पाते, फिर आप सच ही बोलते हैं हमेशा, क्योंकि ऊपर से बन के आ गए हैं। जिस तरह से साइंस के मैकेनिज्म के रूल होते हैं, ठीक, कि जिस तरह से अगर आप उंगली काटोगे तो खून निकलेगा ही निकलेगा, आप खून निकलने से नहीं रोक सकते, ओबियसली निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो नियम है। सिमिलरली अगर ये नियम होता, सत्य है, सत्य बोलना ऊपर से बन के आता तो आप फिर सत्य ही बोलते, कभी झूठ नहीं बोल पाते। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं, हम दिन रात झूठ भी बोलते हैं और सच्चा भी बोलते हैं। हमारे पास फ्रीडम है वो करने की कि हम क्या करेंगे। सो अगर हमें फ्रीडम है कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, तो हम कैसे किसी और परम सत्ता पे थोप सकते हैं। हमें खुद को ये निर्णय लेना पड़ेगा, हमें खुद को उसका विधायक बनना पड़ेगा। कांट कहते हैं कि हमें खुद को उसका राजा बनना पड़ेगा कि ये नियम मैंने बनाए हैं और ये मुझे मेरे नियमों के अनुसार फॉलो करना है, इसकी जिम्मेवारी मैं किसी और पे नहीं डाल सकता, क्योंकि ये फ्रीडम से एक्सप्लोर होता है, जो आगे चर्चा करेंगे। सो कांट कहते हैं स्वाधीनता का नियम क्या कहता है कि अपने आप को उन नियमों का नियामक मानो और नियामक मानते हुए उनको खुद भी फॉलो करो और दूसरों को भी फॉलो करवाओ। जब सब अपने अपने नियामक मान के फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक सब जो है शुभ कर्म ही करेंगे, अशुभ नहीं करेंगे। अगला है साध्यों के राज्यों का नियम, द किंगडम ऑफ एंड्स। तो इस प्रकार जब प्रत्येक व्यक्ति को आप अपने आप में एंड मानोगे, प्रत्येक व्यक्ति को आप अपने आप में, ह्यूमैनिटी को आप एंड मानोगे, तो आप क्या करोगे, जो एक एक इंडिविजुअल है वो आपके लिए एक उद्देश्य हो जाएगा, वो आपके लिए साधन नहीं रहेगा बल्कि साध्य हो जाएगा। और उसको जब साध्य मान के आप काम करते हो, सारे एक ऐसे राज्य के सदस्य हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही, जो कि अपने आप में एक साध्यों का राज्य हो जाएगा, जिसमें सब के सब जो हैं वो एंड्स हैं, कोई भी किसी मीन्स के रूप में यूज नहीं हो रहा है, किसी मीन्स के रूप में यूज नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति एंड्स के रूप में यूज हो रहे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति साधन नहीं है, सबके सब व्यक्ति साध्य हैं। वहाँ पर सबके व्यक्ति का अपना सम्मान बच जाएगा। तो ये जो नियम है ये सर्वाधिक व्यापक नियम है, क्योंकि इसमें बाकी के तीनों नियम इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नैतिकता की आवश्यक मान्यता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्शन है ये कांट के मॉरल फिलोसफी का। तो तीन तरह की मॉरल पोस्टुलेट्स बोलता है। मॉरल पोस्टुलेट्स का मतलब होता है प्री कंडीशंस, मतलब कि जब भी कोई काम किया जाता है तो ये प्री कंडीशंस होती हैं उस काम को करने के लिए, उन्हीं प्री कंडीशंस के अंतर्गत कोई काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। जब भी हम कहते हैं छत, तो उसके साथ ये प्री कंडीशंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड है कि दीवारें होंगी ही होंगी, समझे। जब भी मुझसे कहा जाता है कि रसगुल्ला, तो उसके साथ ये प्री कंडीशंस हैं कि वो मीठा होगा ही होगा, दूध के पनीर से बनेगा ही बनेगा। जब भी मुझसे कहा जाता है दही, तो ये ऑटोमेटिक प्री कंडीशंस है कि उसके साथ दूध से ही जम के निकल के आया है वो, और कुछ कंडीशंस। तो जो वो पोस्टुलेट जो होता है वो चीज़ होती है जिसको माने बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है किसी काम को होने की। तो नैतिकता के लिए जो पोस्टुलेट है वो तीन पोस्टुलेट हैं जो कांट ने बताए हैं, जिनके अंतर्गत ही कोई काम हो सकता है, नैतिकता वैलिड हो सकती है, नैतिकता मानी जा सकती है, वरना नैतिकता स्टैंड नहीं करती है। यानी कि दही तभी मानी जा सकती है जमी हुई जब दूध पहले से एग्जिस्ट करता हो, ठीक। तो ये तीन चीज़ें अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं तो ही नैतिकता संभव है, और नैतिकता हमारे समाज में संभव है, इसका मतलब ये तीन चीज़ें पहले से एग्जिस्ट हैं। तो कांट जो है ईश्वर के अस्तित्व के लिए, आत्मा के अस्तित्व के लिए कतई भी एपिस्टेमोलॉजी के लिए, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा प्रमाण बिल्कुल नहीं देता है। कांट सीधा सीधा उसके लिए मॉरल प्रूफ देता है, नैतिक प्रमाण देता है, क्योंकि उसी पे हमारा अधिकार है और उसी नैतिकता के अधिकार के कारण इन तीनों का अस्तित्व सिद्ध होता है। पहला है संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। सीधी बात है कि फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि मुझे इच्छा करने की स्वतंत्रता है, संकल्प की स्वतंत्रता है।
कहने का मतलब जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं, मुझे 3 रास्ते दिखाई देते हैं, तो मेरे पास सिर्फ फ्रीडम है, मैं ऑटोनॉमस नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ फ्रीडम है कि मैं किसी भी रास्ते को चुन लूँ। मुझे कोई चाबी भर के नहीं छोड़ा गया कि मैं इसी रास्ते पे चलूँगा। मुझे ये फ्रीडम है कि मैं किसी भी रास्ते को चुन लूँ, और मन में मेरा ये विचार आता है कि मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए, तब मैं वो रास्ता चुन लेता हूँ। तो ये जो विल है, ये जो इच्छा आ रही है करने की ना, इसी से प्रूव होता है कि मुझे स्वतंत्रता है। और अगर मुझे स्वतंत्रता है तो मैं वास्तव में नियामक हूँ अपने कर्मों का। कोई दूसरा नियामक नहीं है, कोई ऊपर नहीं बैठा जो नियामक करेगा इन कर्मों को। ऊपर बैठा होगा भी तो कोई उसने ये फ्रीडम दे दी, अब सब कुछ मुझे मैनेज करना है, मुझे हैंडल करना है अपने तरीके से। तो दैट इज़ फ्रीडम ऑफ द विल। कांट कहते हैं कि मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूँ। कहते हैं कि आपके मन में ऑटोमेटिक किसी काम के लिए विचार आता है कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, तो इसी से तो प्रूव होता है कि वास्तव में आपके अंदर इच्छा आ रही है। तो इसका मतलब आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। कि आप करना चाहिए का मतलब है मुझे कर सकता हूँ, और अगर आपको करना चाहिए से कर सकता प्रूव हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको स्वतंत्रता है भाई। इस नियम से सीधा सीधा जो है भाग्यवाद का जो नियम है वो कटता है। जो हम मानते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से जो किस्मत में वो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ने सब कुछ पहले से लिख दिया, या किसी अन्य धर्म में कोई इस तरह की मान्यता हो, तो वो कटती है सीधी सीधी। आपको जब फ्रीडम ऑफ विल है, स्वतंत्रता है कर्म को करने की, तो आप कतई भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि वो पहले से रचित है। पहले से कुछ नहीं रचित है, आप खुद रचने वाले हो, आप खुद रचयिता हो अपने भाग्य के। ये एक यहाँ पे निकल के आता है। दूसरा है आत्मा की अमरता। अब कांट कहता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे ही अच्छे कर्म करे, अच्छे ही अच्छे कर्म करे, ड्यूटी करे पूरी की पूरी, शुभ संकल्प से प्रेरित होकर खूब ड्यूटी करे, और एकदम से उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। फल की बात कांट कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, जैसे गीता कहती है, नहीं कि फल नहीं मिलेगा। वो तो ओबियसली है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो उसे मिला क्या? इस तरह से अगर चला समाज, तो इस तरह से समाज चलने में दिक्कत ये आएगी कि भाई फिर तो सबके सब अच्छे काम करेंगे, मरेंगे, बुरे कर्म करेंगे, वो भी मरेंगे, तो फिर लोग अच्छे कर्म क्यों करेंगे? अरे जब मौज करके मरना, तो बुरे कर्म करेंगे, डाके डालेंगे, चोरी करेंगे, खूब ऐश जिंदगी जिएंगे, फिर मर जाएंगे, बात खत्म। मर गए, कहाँ खत्म? अगर मान लो ये माने हम कि भाई हमने अच्छे कर्म इसलिए करें, तो ओबियसली हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि इसका कुछ परिणाम अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म इसी से प्रेरित हो गए होंगे कि भाई इसका कुछ अच्छा परिणाम होगा। हालांकि हमारी परिणाम पे ज़्यादा दृष्टि नहीं होती है, परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब योजना बनाते हैं शुरू में, जब हम प्लान करते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं परिणाम देखा जाता है, परिणाम देख के कोई कर्म होता है। और अगर ऐसा हुआ कि भाई ज़िंदगी भर जो भी किया वो कर गए, फिर मर गए, फिर कुछ नहीं, तो भाई समाज में कैसे सस्टेन करेगी नैतिकता? फिर तो सब लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मारकाट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और चित हो जाएंगे। ठीक, तो फिर इससे नैतिकता सस्टेन नहीं कर सकते ना। तो कांट कहता है कि नैतिकता के सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको प्राप्त होंगे। और वो फल प्राप्त कैसे होते हैं? वो फल ही आपको प्राप्त होते हैं बेसिकली आत्मा की अमरता के कारण, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, भविष्य जीवन में आपको फल प्राप्त होते हैं। तो इससे पुनर्जन्म भी कांट जो है सिद्ध करते हैं। आत्मा की अमरता ऑटोमेटिक मोरल से सिद्ध होती है, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, ये एक नियम की तरह से माना जाता है, और ये माना जाना भी चाहिए। वरना कोई अच्छे कर्म नहीं करेगा, वरना नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, वरना फ्रीडम ऑफ विल का कोई मतलब नहीं है। तो ये है आत्मा की अमरता। तो इसी से वो कांट कहते हैं कि अगर आत्मा की अमरता है, अगर फल है, कर्म है, फल है, सब कुछ है, तो उनको नियामक कौन है? मैं तो मेरे फ्रीडम पे नियामक हूँ, मैं तो मेरे कर्मों का नियामक हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन फल का नियामक कौन है? मेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो फल पे किसका अधिकार है? फल पे अधिकार स्वरूप कांट जो है वो एक पोस्टुलेट मानते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व का। इसके ईश्वर के अस्तित्व के कारण जो है वो फल ही, वही फल का फैसला करता है। कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे नहीं है, फल उसके द्वारा अनुमोदित होते हैं। हमारे अगले जन्मों में हमें अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, चाहे वो अगले जन्म में मिले, चाहे फ्यूचर लाइफ में मिले। कांट इसे फ्यूचर लाइफ बोलते हैं। भविष्य जीवन जब भी, जैसे भी, जहाँ भी, चाहे स्वर्ग ही हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी मान्यता है, वहाँ पे आपको अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। तो ये कांट ने तीसरी मान्यता जो है मॉरल की, जो आपकी नैतिकता की आवश्यक मान्यता है, मॉरल पोस्टुलेट के रूप में मानी है। तो ये कांट का दर्शन है। अब हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी सी कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी
इसकी उपयोगिता क्या है कांट के दर्शन की? तो कांट के दर्शन की जो प्रबंधन में उपयोगिता है, मैनेजमेंट में जो यूज़ हैं, वो कुछ छोटी सी बात कर रहे थे। प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मनुष्य जीवन की कोई भी सार्थकता, चाहे वह व्यापार हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, समाज हो या पर्यावरण हो, तब तक नहीं साधी जा सकती जब तक नैतिक मूल्यों का उत्थान न हो। प्रबंधन एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर नैतिक मूल्यों से, अवमूल्यन से न केवल प्रबंधन दूषित होता है, अपितु उससे प्रभावित अन्य क्षेत्र भी दूषित हो, संपूर्ण समाज में एक अव्यवस्था आ जाती है जो कि पतोन्मुखी है। अतः यह निश्चित है कि नैतिक मूल्यों की स्थापना के बिना समुचित प्रबंधन असंभव है। कांट के दर्शन में दर्शाए गए नैतिक नियम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उस क्षेत्र में विशेष की प्रकृति के अनुसार उपयोगी है। अगर प्रबंधन में नैतिक नियम नहीं फॉलो किए जाएंगे तो उस प्रबंधन से इफेक्टेड पूरी दुनिया होगी। अगर मेडिकल क्षेत्र में नैतिक नियम नहीं फॉलो किए गए तो मेडिकल क्षेत्र में नैतिक नियम फॉलो करने के बजाय कमर्शियलिटी ला दी हमने, बिजनेस ला दिया, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम काम करने लगे, बिजनेस के पर्पज़ से हम कोई काम करने लगे, तो बिजनेस के पर्पज़ से उसमें दोष आ जाएगा। दोष आ जाएगा तो कोई गलती, अगर गलती से भी कोई मेडिसिन गलत हो गई तो उससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि हमने नैतिकता का फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ वाणिज्य देखा, व्यापार देखा। इसलिए नैतिकता को बहुत आवश्यक मान्यता दी गई है यूएनओ के द्वारा भी 2005 में जो डॉक्यूमेंट प्रसारित किया गया उसके माध्यम से। कांट के नैतिक मुख्य सद्गुणों की चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगिता हो सकती है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग, विभिन्न औषधियों का प्रयोग करने के लिए मनुष्य और पशु पक्षियों को मात्र एक प्रयोग की विषय वस्तु बना लिया गया है, उससे मनुष्य में नैतिकता का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। यदि अब नैतिकता ही समाप्त हो जाएगी तो किसी को स्वास्थ्य देने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इस प्रकार का अवमूल्यन अपने उच्चतम स्तर पर तब पहुंच गया है जब जीव विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली, ह्यूमन क्लोनिंग जैसी अप्राकृतिक, विनाशकारी और प्रायोगिक अवधारणाओं को जन्म दिया। यदि विश्व से और मानव सभ्यता से नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दिया जाए तो अन्य किसी भी स्तर पर इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रयोग अनुचित नहीं कहे जा सकते। मात्र नैतिक मूल्य ही इन कर्मों का शुभत्व निर्धारित करते हैं। कांट के दर्शन में 4 मुख्य नैतिक नियम हैं, जिनमें सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्य को साध्यता मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम तथा साध्यों के राज्यों का नियम इस चिकित्सा तथा प्राणी विज्ञान के प्रयोगों में जैव नैतिकता के प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक मांग करके इनके अतिशय को रोकता है। मनुष्य को साध्य मानने का नियम मनुष्य को मात्र एक विषय वस्तु ने मानकर उसे जीवित और संवेदनशील प्राणी के रूप में स्थापित करता है तथा उसके अनौपचारिक शोषण को काटने का शोषण करता है। स्वाधीनता का नियम कहता है कि आप उतने ही स्वाधीन हो जब तक आपकी स्वाधीनता से किसी अन्य की स्वाधीनता बाधित न हो। इस प्रकार यह नियम आक्रामक हिंसा, अराजकता को बढ़ाने से रोक सकता है। कांट का चौथा नैतिक नियम का साध्य के राज्य का नियम समाज में सभी मनुष्यों को समानता का दर्जा प्रदान करता है तथा प्रत्येक मनुष्य जो को स्वयं के ही समान व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। यह एक नैतिक बाध्यता है। इस प्रकार चिकित्सा और प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में कांट के 4 नैतिक नियम अपनी उपयोगिता दर्शाते हैं। कांट का इसी प्रकार से जो है नैतिक नियमों का महत्व औद्योगिक व राजनीतिक प्रबंधन में भी है। इन्हीं नियमों का महत्व राजनीतिक प्रबंधन में हो सकता है, औद्योगिक प्रबंधन में हो सकता है, किसी शैक्षिक प्रबंधन में हो सकता है, पारिवारिक प्रबंधन में हो सकता है, ग्रामीण प्रबंधन में हो सकता है, समाज प्रबंधन में इन नियमों का पालन, इन नैतिकता के नियमों को अपनाया जा सकता है और प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।